नमस्कार, विज़डम वाइब्रेशन के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 6, 7 और 8 जनवरी के एडिटोरियल डिस्कशन एक साथ आज इस मंच पर हम डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारे पीछे का जो बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाए। तीनों दिनों के आर्टिकल यूपीएससी और आरएस के किस पेपर से मैच करते हैं इस स्लाइड में दिखा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में आज हम अपने फटाफट पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो अमेरिका और वेनेजुएला से संबंधित है। देखिए, इसमें जो इसकी जो पीछे की पृष्ठभूमि है वो हमने पिछले आर्टिकल में हमारे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपको अमेरिका वेनेजुएला की पूरी जो स्टोरी क्या हुआ था वो देखना है तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके सुन लीजिए, 5 जनवरी वाला। अब देखिए, अमेरिका ने संदर्भ यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और उनके राष्ट्रपति मदुरो को गिरफ्तार कर लिया और उनको न्यूयॉर्क ले गए। अपने सेल्फ डिफेंस में अमेरिका ने तर्क दिया कि वो एक ड्रग लॉर्ड थे और उनके कुछ एक कार्टेल से संबंध बताए और उन्होंने ये बताया कि इन्होंने हमारे देश में ड्रग्स भेजी जिससे 8 लाख अमेरिकन मारे गए, इसलिए हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर राइटर जो हैं वो इराक और वेनेजुएला के बीच में एक तुलना करते हैं। 2003 में इराक में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी। राइटर बोलते हैं दोनों कार्रवाई सेम नहीं है। इराक के अंदर जो हुआ था ना उसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस है। इराक के अंदर जो हुआ था उसको राइटर बोलते हैं रेजिम चेंज, ठीक है। और उसमें बोलते हैं कि उसमें पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया था, आर्मी को नष्ट कर दिया था। इससे वहां पर रिजल्ट क्या हुआ, वहां पर गृह युद्ध हो गया, अराजकता फैल गई। जबकि वेनेजुएला में ऐसा नहीं हुआ। वेनेजुएला में जो हुआ उसको राइटर बोलते हैं रेजिम सिडक्शन, यानी यहाँ पर सिर्फ शासक को हटाया गया, सिस्टम को नहीं हटाया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, अमेरिका का उद्देश्य है कि वहां पे एक नई सरकार बने जो जो क्या करे, जो अमेरिका को सहयोग करे वहां से तेल निकालने के अंदर। ये मेन इनका मकसद है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो क्या हुआ। अब उस वेनेजुएला के अंदर चाइना का पैसा लगा हुआ था, इराक वहां पे ड्रोन सहायता दे रहा था, ठीक है, अन्य कुछ देश भी सहयोग कर रहे थे। तो वो सब उन सब ने प्रतिक्रिया दी है अपने। लेकिन भारत का जो रुख रहा है ना, भारत ने बड़ा ही एक साइलेंट सा रुख रखा है अपना, और ऐसा संयमित रुख रखा है। आप ये देख लो, संयमित रुख रखा है। और भारत ने ऐसा क्यों किया है इस बात को हम देखते हैं। देखो, अमेरिका जो है ना, पहले एक 1823 में एक डॉक्ट्रिन आई थी, मुनरो जो थे अमेरिका के, उन्होंने ये बोला था कि जो साउथ अमेरिका का जो ये पार्ट है ना, ये अमेरिका का बैकयार्ड है और यहाँ पर यूरोप या किसी भी अन्य कंट्री को इसके अंदर हस्तक्षेप करोगे तो वो सीधा अमेरिका से उलझना के बराबर माना जाएगा। उसी मुनरो डॉक्ट्रिन को डोनाल्ड ट्रंप दोबारा दोहरा रहे हैं और उस डॉक्ट्रिन को आजकल एक अलग नाम दिया जा रहा है, डॉन रॉय। मुनरो की जगह डॉन रॉय, ठीक है, 2.0 बोल दो इसको, ठीक है, डॉन रॉय डॉक्ट्रिन बोल दिया जा रहा है। तो अब भारत का ऐसा रुख क्यों है, देखिए, भारत का रुख इसलिए है क्योंकि चाइना जो है, अब अमेरिका ने वहां से, क्योंकि वहां पर चाइना अपना पैसा लगा रहा था, इराक भी वहां पर कुछ सपोर्ट कर रहा था, अन्य देश रशिया भी कुछ कर रहा था, तो इस प्रकार से अमेरिका ने क्या किया, उस राष्ट्रपति को ही वहां से हटा दिया। तो जिससे क्या हुआ, उनका रास्ता अब एक तरीके से बंद हो गया। अब वेनेजुला के साथ भारत का डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा आर्थिक हित नहीं है या डायरेक्टली कोई किसी प्रकार से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है, तो इससे क्या होगा, भारत को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब चाइना को अगर संतुलित करना है तो चाइना को संतुलित करने के लिए भारत को किसकी जरूरत है, भारत को जरूरत है अमेरिका की, ठीक है। और अमेरिका की जरूरत है जब भारत को, तो अमेरिका को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर अपने इस पे रुख रखते हैं तो इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा। और अमेरिका नाराज हो जाएगा तो आदर्शवाद के पीछे सिर्फ अमेरिका को नाराज कर देना ये भारत के हित में नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत ने इस प्रकार का रुख रखा हुआ है। अब जैसे मान लो आप चाइना किसी देश पे अधिकार कर ले अपने पड़ोस में, तब तो अपने उस पर एक रुख अपनाएंगे, ठीक है। अब राइटर इसमें क्या बोलते हैं आगे, राइटर बोलते हैं कि भारत के लिए कुछ अवसर हैं। क्या अवसर हैं, देखो, ये बता रहे हैं कि लैटिन अमेरिका में, क्योंकि लैटिन अमेरिका में अब क्योंकि अमेरिका ने बोला है कि एक तरीके से डोनराल्ड डॉक्ट्रिन ले आए हैं, तो चाइना को वहां से बाहर करने का प्रयास है। तो अब क्या होगा, लैटिन अमेरिका के साथ अगर भारत और चाइना के व्यापार की अगर तुलना की है राइटर बोलते हैं कि चाइना का जो व्यापार है वो लगभग 500 बिलियन डॉलर के पास है, जबकि भारत का व्यापार ओनली 45 बिलियन के पास है।
तो यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत मौका उभर के आता है कि वहां पर जाके अपना व्यापार बढ़ाए। उसके लिए अपने भारत के जो मजबूत जो सेक्टर्स हैं, जैसे फार्मा है, आईटी है, ऊर्जा है, इन क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं वहां पर निकल के आती है। तो ये एक तरीके से अवसर है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत को अब क्या उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यानी भारत को अब क्या करना चाहिए, तमाशा देखने वाला देश ना बनकर सक्रिय रूप से अपने हितों को साधना चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि भारत के आज तक जो ऐतिहासिक रूप से देखें तो लैटिन अमेरिका के बारे में जो हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल और पॉलिसीज जो रही है ना, वो बहुत ज्यादा समझ बहुत ज्यादा विकसित हमारे पास नहीं रही है। तो उसको बढ़ाना पड़ेगा हमारे, और हमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी पड़ेगी। और ब्रिक्स या उनकी नकल नहीं करनी है अपने, वो अपने खुद की अपने हित देखते हुए, अपने राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। तो ये आज का आर्टिकल हमने इसमें डिस्कस किया। इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 जनवरी के आर्टिकल्स की बात हो रही है ये। अब ये दूसरा आर्टिकल है गांधी का कम्युनिकेशन स्टाइल। देखो, आज के टाइम में गांधी के कम्युनिकेशन स्टाइल की प्रासंगिकता को इस आर्टिकल में देखा जा रहा है। इसका संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि जो महात्मा गांधी जी की जो किताब थी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, उसके साथ में उसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब राइटर बात करते हैं कि आज का जो कम्युनिकेशन है और गांधी जी का जो कम्युनिकेशन था उसके बीच में तुलना करते हैं। तुलना क्या देखिए करते हैं, देखो वो बोलते हैं कि आज का जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें ये बताया गया है कि आपको कम्युनिकेशन आप अच्छा कम्युनिकेशन तब माना जाएगा अगर आप स्मार्ट दिखोगे, वायरल, अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो वायरल हो जाए तो। ठीक है, आज के कम्युनिकेशन के अंदर खुद को सुपर ह्यूमन बताते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर खुद की बातें करते हैं कि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। और अपने आप दिखावा करते हैं, मैनिपुलेटिव ऑप्टिक्स, यानी दिखावा करते हैं कि मैं, जैसे कि आप पढ़ाई की बात कर लो तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ, या कुछ किसी प्रकार का दिखावा करते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं हम बहुत खुश हैं, अपनी फैमिलीज में खुश होते हैं या नहीं है, वो पोस्ट उस प्रकार के डालते हैं। जबकि गांधी का कम्युनिकेशन किस प्रकार का था, गांधी जी सत्यनिष्ठ, ट्रूथफुल थे। और वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते थे, अगर उनमें कोई कमजोरी थी उसको स्वीकार करते थे। और वो हार्टफुल कम्युनिकेशन, यानी दिल की बात करते थे, दिल से खुश, दिल के अंदर उनके जो भी होता था ना, वो बात करते थे। ये उनके कम्युनिकेशन का स्टाइल था। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, मॉडर्न टाइम में क्या है, अब लोग सोचते हैं कि अगर गांधी के कम्युनिकेशन को अपनाएंगे तो क्या होगा, तो हमें आजकल मोरलिटी को ज्यादा कोई देता, तवज्जो नहीं देता, जिससे कि हमारे पास हम प्रमोशंस नहीं होंगे हमारे जॉब के अंदर, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू में हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, या फिर अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम सब कुछ सच ही बोल देंगे तो हमारे जो थॉट्स हैं वो उजागर हो जाएंगे, उससे फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि एक उनके बारे में एक बड़ा ही अच्छा उन्होंने बताया हुआ है कि थॉट अलाउड, यानी जो गांधी का रहस्य के बारे में बात करते हैं, थॉट अलाउड, यानी कि वो गांधी जो थे ना, वो सिर्फ ये नहीं थे कि डायरेक्टली मैनिपुलेटिव ऐसी बात नहीं करते थे डायरेक्टली, कि वो क्या करते थे कि जैसे आजकल के जो नेता है वो क्या करते हैं, एक स्पीच पहले से तैयार हुई होती है, उसी को जाके बोल देते हैं, और इंटरव्यू देते हैं तो पहले से क्वेश्चन फिक्स होते हैं या जो भी है। ऐसे नहीं थे गांधी जी, क्या करते थे वो अपने अपने जो भी उनके निर्णय होते थे वहां तक पहुंचने के लिए वो पहले बात करते थे, सारे ऑप्शंस जनता के सामने रखते थे। जैसे उसके जो संघर्ष और भ्रम को भी जनता से बताते थे भी, किस प्रकार से भी मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और मैं कौन सा अपना चूज करने वाला हूँ ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने ये समस्या है, और मेरे इस समस्या के अंदर मुझे ये दिक्कत आ रही है, और मेरे पास ये रास्ते हैं, तो मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा, ये वो उनको बताते थे। और वो कहते थे कि अब मैं ये वाला चूज करने वाला हूँ, ताकि इसके साथ देखा जा सके, अगर इससे बात नहीं बनेगी तो हम दूसरा चूज कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इससे वो ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद लगते थे। अब देखो यहाँ पर कुछ एक बात और की गई है कि भैया गांधी जी जो है ना, तो अब आगे क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, डिजिटल युग में जो गांधी जी है ना, उनके 3 सिद्धांत है, उनके 3 सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। क्या, पहला राइटर बोलते हैं कि आप मटेरियल फैक्ट्स पर ध्यान दें, मटेरियल फैक्ट्स। ठीक है, जैसे कि डेटा और विवरण पर फोकस करें, ज्यादा हवाबाजी ना करें। दूसरा, मन और हृदय, जो मन और हृदय है ना, इसको खुला रखें, यानी जो दूसरे जो आपको बात करना है, जो उनका जो विजन है उसको ध्यान से सुनो, धैर्य से। ठीक है, जैसे उनके अनेकांतवाद का
सिद्धांत। अनेकांतवाद में क्या बताते हैं? अनेकांतवाद में यही बोला गया है कि एक हाथी है, उस हाथी को 7 अंधों द्वारा टच किया जाता है और फिर हर अंधा अपना अपना एक्सप्लेनेशन देता है कि हाथी ऐसा होता है। लेकिन होता क्या है, कोई बोलता है कि हाथी लंबा लंबा होता है पूंछ जैसा, कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये तो गोल गोल पेट जैसा है, कोई उसे कान पे हाथ लगाता है उस जैसा है, कोई कहता है टांग जैसा है। लेकिन ट्रुथ क्या है? ट्रुथ है कि वो सबको मिलाने के बाद में ट्रुथ निकल के सामने आएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरा ट्रुथ नहीं जानता, हर व्यक्ति अपना सच बोल रहा है लेकिन वो दूसरे के सच से डिफरेंट है, और सभी सच बोल रहे हैं लेकिन सभी को लगता है कोई सच नहीं बोल रहा है। ठीक है, यानी पूरा ट्रुथ तभी सामने आएगा जब सभी दृष्टिकोणों को मिलाया जाएगा। इसी बात को कहकर ये कहते हैं आप दूसरे के दृष्टिकोण को धैर्य से सुने। तीसरा ये बोलते हैं कि नैतिक मूल्यों पर अपने चाहे कितना भी आप पे कोई प्रेशर हो, चाहे कितना भी शोर मचे, आप क्या करें? अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहें। और इसी के बीच में एक सिद्धांत भी है भगवत गीता का जिसे बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, यानी स्टेबल इंटेलेक्ट। इसमें क्या बोला जाता है कि दुनिया के शोर में भी अपने सच पर आप टिके रहना। और एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें, एक देखो ये पीछे स्लाइड में एक एग्जाम्पल दिया गया है, राइटर देते हैं कि आधा जो सच है ना, वो आधा जो सच है वो ज्यादा पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे इसमें एक स्टेटमेंट से समझाते हैं वो कि गांधी की मृत्यु हुई और गांधी की हत्या हुई, इन दोनों में अंतर है। यानी जो पहले वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो हत्यारे और विचारधारा दोनों को छुपाता है। ठीक है, यानी आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि डिजिटल युग में गांधी जी के संचार के 3 सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर सकते हैं आप इनसे। अब इसी 6 जनवरी का जो तीसरा आर्टिकल है वो है एआई और मिसिंग गार्डरेल्स ग्रोक का मामला। इसमें क्या है देखो, संदर्भ ये है कि इसमें जो ट्विटर जो हैंडल है जिसको आजकल एक्स बोला जाता है, एलन मस्क ने इसको खरीद लिया था और एक्स नाम रख दिया था ट्विटर का। इसका एक जनरेटिव एआई है ग्रोक। जनरेटिव एआई क्या होता है कि जो वीडियोस इमेजेस आपको बना के देता है एआई के जरिए। ठीक है, ये बिना किसी सेफ्टी लॉक के है काम कर रहा है और आपत्तिजनक डीप फेक इमेजेस बना रहा है। ठीक है, फेक जैसे कि किसी की न्यूड तस्वीर बना दी, तो इस प्रकार की इमेजेस बना रहा है। तो समस्या इसमें क्या है? समस्या ये है कि इस डिजिटल यौन हिंसा का जो मामला है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये डीप फेक से भी इसको ज्यादा खतरनाक बताते हैं। क्यों बताते हैं? देखो, अब किसी भी मान लो किसी वुमेन का किसी इस प्रकार का आपने चित्र बना दिया, इमेज बना दी जो कि उसके इमेज के खिलाफ जा रही है, तो उसकी तो लाइफ स्पॉइल कर सकते हो ना आप। इसलिए इसको बहुत ज्यादा खतरनाक माना है। ठीक है, अब देखिए इसको, अब पहले अपने इसमें जाने से पहले कि भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की। भारत सरकार ने देखो, हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने उनको स्पष्ट रूप से मैसेज दिया कि आप इस प्रकार के इमेज जनरेशन को बंद कर दो। ठीक है, और कौन से कानून के तहत किया? देखो, आईटी एक्ट की 2000 की धारा 66 और 67, इसमें प्राइवेसी का उल्लंघन और अश्लील सामग्री का प्रकाशन, इन दोनों पर रोक है। और भारतीय न्यायिक संहिता के तहत, ठीक है, इन दोनों के तहत महिलाओं की गरिमा का संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके तहत उन्होंने बोला कि आप इनको बंद कर दो वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब देखो ये चीजें जो है ना, ये टेक कंपनियां जो है ये डरती क्यों नहीं है और इसका क्या समाधान है? तो डरती इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो टेक कंपनीज है जैसे ज्यादातर जो अमेरिका में है, और अमेरिका की जो अमेरिका की सरकार है वो अपनी कंपनियों को प्रोटेक्ट करती है। उन्हें लगता है कि दूसरा देश उनका कुछ कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो राइटर इसमें बोलते हैं कि आगे का समाधान क्या होना चाहिए। समाधान के लिए राइटर बोलते हैं कि सिर्फ नोटिस देना काफी नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? जो लोग ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार की इमेजेस वीडियो बना रहे हैं, उनको पकड़कर उनके प्रोसिक्यूट करना होगा, अभियोजित करना होगा। ठीक है, और एक सिद्धांत भी ये बोलते हैं कि टूल बनाना गलत नहीं लेकिन उसका दुरुपयोग करना गलत है। तो राइटर ये बोलते हैं कि आप सिर्फ नोटिस ना दीजिए बल्कि फिर लोगों पर कार्रवाई भी कीजिए। तो इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए। और हाँ, डिजिटल कॉलोनिज्म शब्द भी इसमें यूज किया गया है इस के अंदर। वो डिजिटल कॉलोनिज्म क्या है? वो यही है कि जो दूसरे, जैसे अमेरिकी टेक कंपनी करी है तो अमेरिका को लगता है कि कोई दूसरा देश हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करता है। यानी एक तरीके से कॉलोनी होगी ना, दूसरे देश पे अधिकार करना हो गया उनकी। वहां पर जाके मतलब डिजिटल रूप से जाके आप वहां पर कुछ भी खिलवाड़ कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
वहां पर आप कब्जा करने की, वहां पर रिसोर्सेज पे कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो। अब आगे 7 तारीख के आर्टिकल्स पर। ठीक है, 7 जनवरी को सबसे पहले ये शशि थरूर का आर्टिकल है, राइट टू डिस्कनेक्ट। देखो इसमें क्या बोलते हैं वो इसमें एक वो अवधारणा देते हैं, ऑलवेज ऑन इकोनॉमी। ऑलवेज ऑन इकोनॉमी की क्या अवधारणा है? ये देखो, इस अवधारणा में वो बोलते हैं कि आज के समय में हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि काम और जीवन के बीच की सीमा समाप्त हो गई है। यानी कब काम करना हमें पता ही नहीं है और कब जीवन जीना ये पता नहीं है। यानी हमें 24 घंटे ही काम करना है। और इसी चीज को वो बोलते हैं क्रीपिंग सिकनेस। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग सिकनेस। देखो यहाँ पे मैंने घड़ी बनाई है, इसमें हर घंटे में वर्क 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 ही दिखा रहा है। ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्या थे? ये सब हमारे ऐसे साधन थे जो हमारे काम को रिड्यूस कर सकते थे और हमारे काम में सहायता करते। लेकिन हुआ क्या? अब डिजिटलाइजेशन से हुआ क्या? हम हमेशा ही काम पर ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो, इस प्रकार की इकोनॉमी वो कहते हैं किस काम की, जब हर वक्त व्यक्ति को अपने जीवन के लिए कोई समय ही नहीं है। अब यहाँ पर राइटर कुछ डेटा देते हैं। क्या डेटा देते हैं? भी सबसे पहले ह्यूमन कॉस्ट के ऊपर डेटा देते हैं। आईएलओ का डेटा है। ठीक है, आईएलओ में वो बोलते हैं कि भारत की जो 51% जो वर्कफोर्स है वो 59 घंटे पर वीक से अधिक काम करती है और ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये है कि जो 78% जो कर्मचारी हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं। बर्न आउट कैसे होते हैं? केवल शारीरिक रूप से नहीं होते, मानसिक, मेंटल हेल्थ और उनकी इमोशनल हेल्थ भी प्रभावित होती है। और इसी में एक वो एग्जांपल देते हैं, एक केस स्टडी बताते हैं कि आयना आयना सेबेस्टियन थी, 2024 की केस स्टडी है। उनके ओवरवर्क के कारण उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अब आप इस केस स्टडी को आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। अब देखते हैं, वो राइटर ये बोलते हैं कि फिर कानून में कमी कहाँ है? तो कानून पहले तो है कौन सा? देखो, 2020 का कोड है, ओएसएच कोड। ठीक है, लेकिन ये कानून क्या करता है? ये कानून केवल ब्लू कॉलर श्रमिकों को ही उनके घंटे तय करता है। बाकी जो गिग वर्कर हो गए, व्हाइट कॉलर श्रमिक हो गए, उनके लिए कोई मानदंड तय नहीं करता। ठीक है, इस प्रकार की बात राइटर इसमें बोलते हैं। और देखो, ये केवल भारत में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब इसके समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर राइटर बात करते हैं। तो समाधान में सबसे पहले राइटर बात करते हैं कि फ्रांस जो है, फ्रांस में 2017 में एक राइट टू डिस्कनेक्ट लाया गया। यानी कि आप ऑफिस के बाद में भैया ईमेल नहीं भेजोगे। ऐसे ही अन्य देशों में, पुर्तगाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पर भी लेबर कोड में सुधार किए गए। ये बोले कि रेस्ट करने से भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब देखो, आगे की रास्ता बताते हैं शशि थरूर। तो शशि थरूर ने प्राइवेट मेंबर होके एक बिल लेके आए। देखो, राइट टू रिचार्ज। कौन सा बिल लेके आए? राइट टू रिचार्ज। प्राइवेट बिल वही होता है जो मंत्री नहीं होता, वो बिल लेके आता है एमपी, वो उसको बोलते हैं राइट टू रिचार्ज। भी प्राइवेट बिल ऐसे विधानसभा में भी लेके आ सकते हैं, संसद में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू रिचार्ज इसमें बोलते हैं कि गिग वर्कर को भी इसमें ये चाहते हैं कि शामिल करो। ठीक है, अब ये कहते हैं भी, और एक सांस्कृतिक बदलाव की भी बात करते हैं राइटर। वो बोलते हैं कि सांस्कृतिक बदलाव भी होना चाहिए, कि अपने देर रात तक ऑफिस में रुकना, इसको मेहनत के इक्वल नहीं मानना चाहिए। इस सोच को हमें बदलना होगा। ठीक है, तो ये राइटर, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर आर्टिकल आया था। देखो, इसके संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि भैया, ईरान की जो मुद्रा है रियाल, उसके उसका मूल्य बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। उसके बाद में जो वहाँ का बाजार है तेहरान, वहां पर हड़ताल हुई। और वो हड़ताल सिर्फ हड़ताल तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो हड़ताल पूरे देश में फैल गई। ठीक है, और एक विरोध बन गया। ये पूरा विरोध के रूप में, देशव्यापी विरोध के रूप में बदल गई है हड़ताल। हुआ क्या था? देखो, आपको याद होगा 2022, ये अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अचानक से कुछ हो गया है। 2022 में भी घटना हुई थी। 2022 में क्या घटना हुई थी? मासा अमीनी नाम की एक लड़की थी, जिसको वहां की मोरल पुलिस ने पकड़ा था। मोरल पुलिस वहां पे, मोरल पुलिस घूमती है। मोरल पुलिस जो कि ये देखते है कि आपने हिजाब पहना है कि नहीं पहना। उस मोरल पुलिस ने इसको पकड़ लिया था और बाद में हिरासत में इसकी मृत्यु हो गई थी। हिरासत में मृत्यु होने के बाद में वहां पे बड़ा ही आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के अंदर एक नारा निकल के आया था, जो नारा था वुमेन लाइफ और फ्रीडम। ठीक है, और वही जो गुस्सा है वो अब निकला है वापस। वो खत्म हुआ नहीं था गुस्सा, वो अब फिर से वापस निकला है। अब देखो, कारण क्या था? कारण ये है कि अब आर्थिक संकट आ गया, इसलिए फिर से दोबारा से गुस्सा निकला है।
अब देखो आर्थिक संकट कैसे आया। एक तो देखो, इजराइल के साथ युद्ध हुआ था 12 दिन का, जिसमें अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया, 64% अधिक हो गया। और एक राइटर बोलते हैं कि ईरान जो है ना वो एक रेंटियर स्टेट है। रेंटियर स्टेट क्या होता है, देखो इधर मैंने अलग से लिखा है। रेंटियर स्टेट वो होता है जो अपनी जो अधिकांश इनकम है ना वो प्राकृतिक संसाधनों को किराए पर या निर्यात करने से प्राप्त करता है। उसके खुद के पास कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार निर्यात, ईरान क्या है, एक रेंटियर स्टेट है। और वो भी निर्यात में क्या हो गया, घटिया। जैसे वेनेजुएला भी एक रेंटियर स्टेट मान सकते हो आप। अब अपने बात करते हैं आगे। भी ईरान के अंदर दोहरी सरकार है, राइट। एक तो निर्वाचित राष्ट्रपति है और दूसरा है उनका सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर का नाम अयातुल्ला खोमेनी। अब ये खामेनेई जो है ना, ये एक धार्मिक आदमी है। वो एक धर्म को बड़ा बांध के चलता है। इसीलिए राइटर बोलते हैं कि ईरान जो है ना वो क्या है, एक थियोक्रेसी है। क्या है, थियोक्रेसी। अब देखो, ईरान के जो लीडर है उनको ऐसा लगता है कि इसमें ना कहीं इजराइल के मोसाद या अमेरिका का हाथ है। इसलिए वो क्या करते हैं, उनको इस विरोध को ना दमन करने का प्रयास करते हैं, ना कि कुछ सुधार करने का प्रयास करते हैं। इस कारण से जो समस्या है वो और ज्यादा गंभीर हो जा रही है। तो ईरान भैया एक ऐसे चौराहे पर आके खड़ा हो गया है जहां पर या तो वो सुधार करे और दुनिया से जुड़ाव करे, या फिर दूसरा अलगाव की ओर या गृह युद्ध की ओर अब ईरान एक बढ़ सकता है। तो ये हमने आज का आर्टिकल डिस्कस किया। इसके बाद में अगला जो आर्टिकल 7 जनवरी का है वो है जल बजटिंग के ऊपर। देखो ये भी अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या बताते हैं राइटर, सबसे पहले तो जल बजटिंग क्या होती है। जल बजटिंग भैया सिंपल, जैसे अपने फाइनेंशियल बजटिंग करते हैं वैसे जल बजटिंग है कि ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है जो वित्तीय बजट की तरह काम करता है। जैसे कि यानी कितनी इनकम, जैसे अपने कहते हैं कि आपकी कितने आय हुई, आपने कितना खर्च कर दिया, उसके बाद में आपने कितना जो सेविंग्स कितनी हुई, ये बजट बनाते हैं ना अपने घर में। उसी प्रकार से ये बजट है कि आपकी आय, पानी की कितनी इनकम हुई, पानी का आपने कितना खर्च कर दिया, आपके पास कितना बच रहा है। इसी को कहते हैं जल बजटिंग। देखो अब इनकमिंग के क्या क्या साधन है, वर्षा से, हिमनद से, और अन्य कोई सोर्स है उनसे। ठीक है, भूमिगत जल वगैरह। और आउटफ्लो, एक्सपेंडिचर आप कहाँ कर रहे हो, एग्रीकल्चर में कर रहे हो, उद्योग में कर रहे हो, घरेलू उपयोग में कर रहे हो, ये सब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। तो अगर व्यय ज्यादा है जल से, आय इनकम से, ठीक है, तो क्या होगा, जल घाटा, वाटर डेफिसिट। तो यहाँ से आप वाटर डेफिसिट की भी क्या लिख सकते हो, परिभाषा लिख सकते हो, आप ये डायग्राम भी बना सकते हो। अब कुछ डेटा दिया जाता है। डेटा क्या दिया है कि भारत में जल संकट का डेटा है। क्या डेटा है कि भारत में 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल था पर कैपिटा। अब कितना है, 2011 में था 1545। और 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा से कम होने पर माना जाता है कि हम किस में हैं, वाटर स्ट्रेस्ड श्रेणी में आ गए हैं। तो भारत किस में आ गया, वाटर स्ट्रेस्ड श्रेणी में आ गया। दूसरी बात, अब भूजल जो है उसका बहुत ज्यादा दोहन करता है भारत, और सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है चाइना और अमेरिका से भी ज्यादा। ये कुछ डेटा आपको दिया गया है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब राइटर कुछ पहले बताते हैं भी कौन कौन सी सरकारी पहले हैं। तो रिसेंट वाली बात कर लेते हैं। तो इसमें है एक तो अटल भूजल योजना। ठीक है, इसमें सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है। और इसमें क्या करते हैं, ग्राम पंचायतें जो है ना वो खुद का बजट खुद खुद बनाती है, जल बजट बनाती है। ठीक है, यानी वो खुद ग्राम पंचायत अपना जल बजट बनाती है। दूसरा है केरला मॉडल, ये राज्य स्तर पर वैज्ञानिक जल बजटिंग करती है। और तीसरा एक है नेशनल वाला भी है। ठीक है, एक नेशनल बजट और नेशनल नेशनल स्कीम और है इसके ऊपर। ठीक है, तीनों स्कीम आप देख लेना। अब इसमें एक रिपोर्ट का डिस्कस करते हैं राइटर, वो है नीति आयोग की रिपोर्ट। और एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जिस एप्लीकेशन का नाम है वरुणी ऐप। तो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 18 एस्पिरेशनल जो ब्लॉक थे उसमें आकलन करने के लिए वरुणी ऐप का उपयोग करते हैं। ठीक है, और नीति आयोग ने यह बताया, एक केस स्टडी की, बहुत अलग जगह को नाम लिए, वहां पर बताया कि कितने परसेंट यहाँ पर घाटा है, जल घाटा है, ये है। उसमें से आप किसी का नाम लिख सकते हो। जैसे इसमें एक केस स्टडी का नाम हमने लिया नामची ब्लॉक। नामची ब्लॉक में 94% जल घाटा है। यानी अगर 100 यूनिट की मांग है ना
तो आपूर्ति सिर्फ 6 यूनिट की हो रही है। इस प्रकार के हालात भारत में बन रहे हैं। आबू रोड में उन्होंने बताया कि 100% घाटा है। ठीक है, तो जिनको आप इस प्रकार की चीजों को आप यूज कर सकते हो। तो अब राइटर बोलते हैं कि तो फिर भैया ये बताओ कि अब सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के लिए 4 सॉल्यूशन देते हैं। पहला, अभी डिसेंट्रलाइजेशन करो। क्या करो? ये जो बजटिंग है, जो हमने बात की बजटिंग की, इसको ग्राम पंचायत तक लेके जाओ। दूसरी ये बात करते हैं कि डेटा क्षमता का निर्माण करो, यानी आप वरुणी ऐप के लिए आप पहले आप ट्रेन करो लोगों को। ठीक है, अधिकारियों को ट्रेन करो। फिर बोलते हैं कि किसानों, उद्योगों और जो जो हितधारक है उनको आप शामिल करो सबको। फिर बोलते हैं कि एकीकरण करो नीति का, यानी केंद्र और राज्य में सारी जल नीतियों को, जल बजटिंग अनिवार्य कर दो और नीतियों का एकीकरण करो, पॉलिसीज को एक साथ लेके आओ। ये आप सॉल्यूशन आपको बताया गया। अब आते हैं हम आज के आर्टिकल डिस्कशन पे, आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। और आज का है पहला आर्टिकल जो है चुनाव आयोग के बारे में और मतदाता अधिकार के बारे में। इस एडिटोरियल में बोला है, संदर्भ क्या है, सुप्रीम जो चुनाव आयोग है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया और बोला कि जो मतदाता सूची से विदेशियों को हटाना जो है ना, वो उसका संवैधानिक कर्तव्य है। ये किस संदर्भ में बोला जा रहा है? देखो, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, यानी SIR जो चल रहा है, ठीक है, विशेष गहन पुनरीक्षण, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उस संदर्भ में जो चुनाव आयोग बोल रही है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कि भैया ये उसका राइट है कि विदेशियों को वहां से हटाया जाए। अब देखो, यहाँ पर कुछ मुद्दे निकल के आते हैं, मुख्य मुद्दे क्या क्या मुद्दे हैं अपने कुछ एक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा आता है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। ये क्या है? डिसएनफ्रेंचाइजमेंट क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसी मतदाता से उसका अधिकार छीन लेना। तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है? विवाद इस बात पे हो रहा है कि जो 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 अपना चुनाव आयोग है, ठीक है, वो विदेशियों को ढूंढने के चक्कर में बहुत सारे जो वास्तविक नागरिक है ना, उनके नाम भी कट जा रहे हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? देखो, दिक्कत ये है कि जो ECI की जो मंशा है ना, वो तो अच्छी है। वो कह रही है कि भैया मतदाता सूची को शुद्ध करना है। हाँ, तो हम कहते हैं भी करो आप शुद्ध, ये अच्छी बात है, वो करना ही चाहिए। लेकिन जो उसकी प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में प्रॉब्लम है। उस प्रोसेस की प्रॉब्लम से क्या हो रहा है? नागरिक प्रभावित हो रहे हैं और उनका नाम, उनका अधिकार छिन जा रहा है। आर्टिकल 326 आपको अधिकार देता है कि मतदाता जो सिटीजन है 18 साल से ऊपर का, उसको मतदान देने का अधिकार है। लेकिन हो क्या रहा है? अब देखो, चुनाव आयोग 324 के अंदर है। ठीक है, हो क्या रहा है? SIR के नाम पे उन नागरिकों के नाम भी कट जा रहे हैं जो कि वास्तव में हकदार थे। अब देखो इसमें क्या बातें हो रही है। अब एक मुद्दा उठ के आता है कि जो क्या इलेक्शन कमीशन का काम ये है क्या कि वो विदेशियों को ढूंढे और फिर उनके नाम काटे, या इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो चुनाव करवाए? तो यहाँ पर एक बात कही जाती है कि इलेक्शन कमीशन का काम विदेशियों को ढूंढना नहीं है भाई। इलेक्शन कमीशन का काम है कि आप निष्पक्ष रूप से रेफरी बन के चुनाव करवाइए और उसमें सुधार कीजिए। जैसे एक 90s वाले 90 से 2000 के बीच में जो दशक में TN सेशन वगैरह ने जो सुधार किए थे, ठीक है, उन सुधारों को आगे लेके आए। आप अच्छे से काम करें। आप ये काम ना करें कि विदेशियों को ढूंढें। ये काम करें मंत्रालय का, पुलिस का है, आप उनके ऊपर रहने दीजिए। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर बात आती है कि शब्द बनाम भावना के ऊपर बात आती है। शब्द बनाम भावना, शब्द बनाम भावना क्या है? देखो कि लेटर लिखा है कि आपको शक्ति दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं, चुनाव कराने का नियंत्रण है आपको। ठीक है, लेकिन आप उसके पीछे की जो भावना है आप उसको समझिए। भावना ये है कि आपको लोकतंत्र को मजबूत करना है, उसको कमजोर नहीं करना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने उल्टी को नागरिकों को बाहर करने के लिए इसका उपयोग कर लिया है। आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हो बल्कि उसको कमजोर कर रहे हो। यानी स्पिरिट वेज भावना, यानी शब्द बनाम भावना, लेटर वेज स्पिरिट का भी यहाँ पर एक मुद्दा उभर के आ रहा है। और इसको लोकतंत्र का जो है लिटमस टेस्ट बोला जा रहा है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखो, ये बोलते हैं कि अगर लोग रेफरी पर, जो रेफरी अगर पक्षपाती हो जाएगा तो लोग भरोसा किस पे करेंगे? ठीक है, यानी आप पर भरोसा ही खत्म हो जाएगा। यानी ECI जो है उसको इंक्लूसिव प्रक्रिया पे ध्यान देना है, ना कि एक्सक्लूजनरी प्रक्रिया पर। समझ आई बात? यानी समावेशी प्रक्रिया पर ध्यान देना है, बहिष्करण पर ध्यान नहीं देना है। तो इस चीज को आपको सुधारने की आवश्यकता है। यह आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब अगला आर्टिकल है नेट ग्रिड संबंधित। देखो, नेट ग्रिड क्या है?
इसका संदर्भ ये है कि देखो जब 26/11/2008 का मुंबई का जो हमला हुआ, उस हमले के अंदर क्या हुआ था, डेविड हेडली नाम का एक बंदा था जो आया था भारत में। वो जगह जगह घूमा, उसने क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज किए, उसने फोटोज लिए, होटलों में ठहरा, और उसका डेटा वगैरह सब कुछ था, लेकिन सब अलग अलग जगह था। तो इस प्रकार जो जो खुफिया जो जानकारी है जो बिखरे हुए टुकड़े में थी, उस और फिर अपने उस पर एक्शन नहीं ले पाए, ठीक है, क्योंकि वो टुकड़ों में बिखरी हुई थी। इसलिए इस प्रकार की बिखरे हुए टुकड़ों में जो जानकारी है ना, उस समस्या को निपटने के लिए एक नेट ग्रिड का निर्माण हुआ, जिससे सभी जानकारियों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके और उस पर कुछ एक्शन लिया जा सके। ठीक है। तो नेट ग्रिड क्या है, नेट ग्रिड एक ऐसी गूगल की तरह है, वो एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों के लिए कोई नया डेटाबेस नहीं है। ये जो डेटाबेस पहले से है उन सबको एक साथ में जोड़ देता है, एक मिडलवेयर है। ठीक है। जैसे कि आप और उस डेटा को एक एक साथ में यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए, ये इसमें ये बताया कि 21 भिन्न भिन्न श्रेणियों के जो डेटा है ना, उनको 11 केंद्रीय एजेंसियां यूज करती है। यानी कि आप ये मानो कि आपने कहीं पर भी फोटो ली, कहीं पर कहीं गए, बैंक में गए, एयरलाइन पर गए, रेलवे, जहां पर भी आप जाओगे, आपका जो भी डेटा होगा ना वो इकट्ठा हो जाएगा एक जगह। नेट ग्रिड के माध्यम से उस कोई भी एजेंसी उन सब सब डेटा को एक साथ यूज कर पाएगी। ये नेट ग्रिड है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, तो डायग्राम में देखो ये बताया है, ये अलग अलग श्रेणियां हैं, किन किन कौन सी, 21 श्रेणियां। जैसे बैंक का डेटा, एयरलाइंस का, रेलवे का, इनकम टैक्स का, इन सब का डेटा आ जाएगा। और इन सब के डेटा को कौन यूज कर पाएगा, ये इधर कुछ 11 एजेंसीज हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे मान लो आईबी ने यूज कर लिया, आईबी इन सब का डेटा देख सकती है एक साथ, रो देख सकती है, सीबीआई देख सकती है, ईडी देख सकती है। ये सब एजेंसियां इनका डेटा एक साथ देख सकते हैं, जिससे कि क्या कर सकें, जिससे वो डेटा एक साथ उनको मिल जाए और वो एक्शन ले सकें, ताकि इस प्रकार की घटना, 26/11 जैसी घटना दोबारा ना हो। ये नेट ग्रिड है। अब देखो दिक्कत क्या है, मुद्दे क्या है और समाधान क्या है। देखो एक तो मुद्दा ये है कि भैया ये जो नेट ग्रिड है ना, इसके ये किसी अधिनियम से नहीं बना हुआ, ये एक कार्यकारी आदेश से बना दिया। ठीक है। तो इसका संसद के प्रति कोई भी निगरानी और जवाबदेही का, इसका कोई जवाबदेही नहीं है संसद के प्रति, जो ये निगरानी करता है उसकी। ठीक है। अब इसका दूसरा मुद्दा ये है कि दायरा बढ़ रहा है। दायरा कैसे बढ़ रहा है भैया, अब इसको एनपीआर से जोड़ दिया। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जोड़ने का क्या मतलब है कि वहां पर तो भैया हर प्रकार का डेटा है, भी इसके पिताजी कौन थे, इसके बेटे कौन थे, पूरा ट्री है। और उस ट्री के साथ में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा समाज की मैपिंग कर देगा। यानी कि निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो निगरानी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। अब देखो, इंजन बनाया है गांडीव। ये गांडीव कैसा इंजन है, ये ऐसा इंजन है, इस गांडीव इंपोर्टेंट है। गांडीव ऐसा इंजन है जो अलग डेटा को जोड़ देता है। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए, फिर आप कहीं पे रोड दिखाई दिए, 3-4 जगह पर आपकी इमेज दिख गई, उन सबको मिलाकर आपकी एक सही इमेज बना देगा, डिटेक्ट कर लेगा वो। ठीक है। तो आपकी सही पहचान करने में मदद कर देगा। जैसे अपने मूवीज में देखते हैं, हॉलीवुड फिल्मों में नहीं होता, यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर देखा गया, वो कहीं से भी उसको ढूंढ लेगा। इस प्रकार का गंडे एक इंजन बनाया गया। और ये क्या है, एल्गोरिथमिक बाइस्ड है। यानी पुलिस का अगर डेटा, अगर मान लो पहले पक्षपाती हो गया ना, तो क्या होगा, एआई आपको भी, निर्दोष लोगों को भी गलत तरीके से दिखा सकता है। तो ये एक बड़ा मुद्दे वाली बात है। ठीक है। अब देखो इसमें एक और मुद्दा आता है, जिसको बोलते हैं पेनोप्टिकॉन। पेनोप्टिकॉन क्या होता है, यानी जब दुनिया को ऐसा लगता है कि भैया आपकी हर जगह निगरानी हो रही है, आप कहीं पर भी चले जाओ आपको नजर रखी जा रही है, और इससे एक इफेक्ट पैदा होता है जिसको बोलते हैं चिलिंग इफेक्ट। ठीक है, लोग बोलने से डरने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। तो समाधान क्या है भाई इसका, तो समाधान ये है, एक तो संसदीय अधिनियम लाया जाए, दूसरा इसकी निगरानी के लिए न्यायाधीश की मंजूरी लेनी चाहिए, तीसरा जो पुट्टा स्वामी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का निजता के अधिकार से संबंधित, उसको आप अपनाओ, और निगरानी को अनुपातिक और आवश्यक रूप से प्रोपोर्शनेट रूप में होनी चाहिए। ठीक है। ये नेट ग्रिड से संबंधित हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया है। और ये आज का आखिरी आर्टिकल है, विकसित भारत और युवा नेतृत्व। देखो इसमें यह बताया है
कि भारत जो है ना, इसमें एक मूल विचार सबसे पहले आगे बोलते हैं कि युवा जो शक्ति है यही भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति यानी नेशनल एसेट है, युवा। और भारत जो है वो डेमोग्राफी डिविडेंड में है, यानी जननांकीय लाभांश, यानी कि भारत के पास सबसे बड़ी युवा आबादी है। और इस युवा आबादी का अगर अच्छे से उपयोग हो तो भारत सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन अगर इसको ऊर्जा नहीं मिली तो यही बाद में आपदा भी बन सकती है। अब देखो, पहले एक नेशनल यूथ समिट होती थी, उसका नाम चेंज कर दिया था और 2025 से एक नया चीज चालू किया, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। इस डायलॉग का क्या मोटिव है? इसका मोटिव ये है कि जो यूथ है वो सबसे ज्यादा जुड़े। 2025 में 30 लाख यूथ इससे जुड़े थे। और जो नीति निर्माता वो चाहते हैं कि नए विचार आए, नया खून इससे जुड़े। और राजनीति में लेटरल एंट्री जैसा है ये, यानी बहुत सारे युवा इससे जुड़े और ये सक्सेस भी हो रहा है। अब इसमें प्रमुख तत्व क्या है? प्रमुख तत्व ये है कि भैया डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी यानी कि यहाँ पर हर प्रकार के लोग आने चाहिए, शहरी भी होने चाहिए, ग्रामीण भी होने चाहिए, छात्र भी होने चाहिए, पेशेवर भी होने चाहिए। और ऐसा हुआ भी है। पिछली बार 30 लाख आए थे, इस बार फिर जनवरी में, अब इसी जनवरी में कुछ दिनों बाद में फिर से स्टार्ट हो गया है ये, और 12 जनवरी तक है दिल्ली के अंदर। तो उसके अंदर क्या कह रहे हैं, उसके अंदर भी युवाओं की जो है भागीदारी होनी चाहिए और हर प्रकार के जो पीछे की डाइवर्सिटी है वो होनी चाहिए। दूसरा सहभागी लोकतंत्र, यानी कि युवाओं को भारत की चुनौतियों का समाधान बताने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो ब्रेन ड्रेन है ना, यानी जो लोग बाहर जा रहे हैं उसको ब्रेन गेन, यानी प्रवासी भारतीय युवाओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए। इस प्रकार के इसके अंदर बात की गई है। इस आर्टिकल के अंदर एक मिनिस्टर द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। ठीक है, 2047 तक बात को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। धन्यवाद, हमने आपके साथ इतने सारे आर्टिकल डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए। इस चैनल के अंदर हम देखो गीता, फिनेंस, सिविल सर्विस से संबंधित सारी बातें करेंगे और आपके जीवन के मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जर्नी से जुड़िए। थैंक यू सो मच।